वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए पहला है, लाइकेन्स में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। जो लाइकेन है ये क्या होते हैं? तो शैवाल प्लस कवक लाइकेन कहलाते हैं। जब शैवाल और कवक आपस में मिल जाते हैं तो लाइकेन बन जाता है। और जो लाइकेन्स हैं ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। लाइकेन्स क्या हैं? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। तो इसमें ऑप्शन सही होगा दूसरा वाला, शैवाल से। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है? देखिए प्राकृतिक वास स्थान कहा गया है, मतलब जहां पर वो रह रहे हैं उसी स्थान पर संरक्षण क्या कहलाता है? तो स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। जो प्राकृतिक संरक्षण है, जहां पर पेड़ पौधे उगे हुए वहीं पर उनको संरक्षण दिया जाता है, तो उसे ही स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। या फिर इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में है राष्ट्रीय उद्यान ले लीजिए, राष्ट्रीय उद्यान इसके अंतर्गत आते हैं। पशु विहार आते हैं, अभयारण्य आते हैं। तो ये सब स्वस्थानीय संरक्षण होते हैं। और जो उत स्थानीय संरक्षण है, इस उत स्थानीय संरक्षण में कृत्रिम जगहों पर संरक्षण प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम जगहों पर संरक्षण दिया जाता है, यानी कि उनके प्राकृतिक वास स्थान से अलग हटाकर उनको संरक्षण दिया जाता है। तो उसे ही उत स्थानीय संरक्षण या एक्स सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। एक्स सिटू कंजर्वेशन। फिर अगला है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? तो इसमें आंसर सही होगा तीसरा, राइजोबियम लेग्यूमिनेशियम दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। और ये करता क्या है? तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जो राइजोबियम जीवाणु है। फिर अगला है, डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। डीएनए खंडों की पहचान सदर्न ब्लॉटिंग से किया जाता है। तो डीएनए खंडों की पहचान इससे करेंगे, डीएनए खंडों की पहचान सदर्न ब्लॉटिंग से। और जो नादर्न ब्लॉटिंग है, इससे आरएनए खंडों की पहचान करते हैं। आरएनए खंडों की पहचान की जाती है। और जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, इससे प्रोटीन की पहचान की जाती है। प्रोटीन की पहचान। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, व्युत्क्रम या अन्योन्यता प्रसंस्करण क्या है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए देना है। चलिए इसको समझा देते हैं। ये उत्तर संख्या 2 का इस तरह से आपको लिखना है। व्युत्क्रम या अन्योन्यता प्रसंस्करण क्या है? तो संकरण या क्रॉस में अगर नर जनक को मादा की जगह और मादा जनक को नर की जगह यूज किया जाता है, तो उसे ही व्युत्क्रम प्रसंस्करण या अन्योन्यता प्रसंस्करण कहा जाता है। जैसे ये नर है, ये मादा है, तो नर को मादा की जगह है और मादा को नर की जगह है जब यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो उसे ही व्युत्क्रम अन्योन्यता प्रसंस्करण कहा जाता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या है? उल्टा। तो व्युत्क्रम प्रसंस्करण या अन्योन्यता प्रसंस्करण कहा जाता है। उदाहरण पूछा गया है, तो उदाहरण, पहले लंबे पौधे नर के रूप में, जो लंबे पौधे थे उन्हें नर के रूप में, और फिर बौने पौधे मादा के रूप में प्रयोग किए गए। सबसे पहले क्या किया गया कि लंबे पौधे नर के रूप में और बौने पौधे मादा के रूप में प्रयोग किए गए थे। इसके बाद बौने पौधे नर के रूप में, देखिए यहाँ लंबे पौधे नर के रूप में थे, यहाँ बौने पौधे नर के रूप में प्रयोग किए गए, और लंबे पौधे मादा के रूप में, जबकि ऊपर बौने पौधे मादा के रूप में थे, यहाँ लंबे पौधे मादा के रूप में थे। तो इसीलिए कहा गया है कि संकरण में अगर नर जनक को मादा की जगह और मादा जनक को नर की जगह यूज करते हैं, तो उसे ही व्युत्क्रम प्रसंस्करण या अन्योन्यता प्रसंस्करण कहा जाता है। इतना लिखेंगे और 1 नंबर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 का
अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण लिखिए। आइए इसको समझा देते हैं। देखिए 2 का खा डालेंगे, अनिषेक जनन लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे। बिना निषेचन के अंडे से भ्रूण बनने की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। यानी निषेचन ना हो और अंडे से भ्रूण बन जाए तो उसे ही क्या कहा जाता है? अनिषेक जनन कहा जाता है। निषेचन यानी युग्मकों का संलयन नहीं हुआ तो निषेचन नहीं हुआ, और निषेचन ना होने पर अंडे से भ्रूण बन जाता है तो उसे ही अनिषेक जनन कहा जाता है। और अनिषेक जनन द्वारा बनने वाले भ्रूण अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, जैसे धतूरा में होता है, इनोथेरा में होता है। अगर जंतुओं में देखा जाए, ये तो पौधों में था, अगर जंतुओं में देखा जाए तो यदि किसी कारण निषेचन की क्रिया पूरी ना हो, बात वही है, यदि किसी कारण निषेचन की क्रिया पूरी ना हो तो नर युग्मक मर जाता है। जो नर युग्मक होता है वो मर जाता है, लेकिन कभी कभी मादा युग्मक में विकास की क्रिया होती रहती है। यानी नर युग्मक मरने के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि मादा युग्मक में विकास की क्रिया होती रहती है। इसी क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे कुछ मधुमक्खियों में ऐसा होता है, टर्की पक्षी में होता है, छिपकली में होता है, रोटीफर में होता है, तो इनमें ऐसा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, परिपक्व पराग कोष की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। परिपक्व पराग कोष की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है। आपको बता दें कि पराग कोष की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर परिपक्व पराग कोष का आ गया है। आइए इस चित्र को दिखाते हैं आपको। देखिए ये चित्र एक परिपक्व पराग कोष की अनुप्रस्थ काट का है। परिपक्व था इसलिए स्फुटित हो गया है, स्टोमियम से फूट गया है, फट गया है। यहाँ से परागकण ये दिख रहे हैं कि निकल जाएंगे। पॉलेंस हैं या परागकण हैं। ये टेपिटम है और ये एंडोथीसियम थी जहां से ये क्रैक हुआ है और क्रैक होकर फूट गया है। तो स्फुटित परागकोश की अनुप्रस्थ काट का है या परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का है, तो इस तरह से बनाएंगे। ये परागकोश थे, यहाँ से काट करके यहाँ पर दिखाया गया है। ये टीएस सेक्शन ऑफ एंथर है या मेच्योर एंथर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ओपेरान को परिभाषित कीजिए। 2 का घा है, आइए इसको देखते हैं। 2 का घा डालेंगे और लिखेंगे ओपेरान, हेडिंग जरूर डालना है। ओपेरान को परिभाषित करना है तो पास पास स्थित संरचनात्मक जीनों और उनसे संबंधित कंट्रोल जीनों का एक समूह ओपेरान कहलाता है। पास पास स्थित संरचनात्मक जीनों और उनसे संबंधित कंट्रोल जीनों का जो समूह है उसे ही क्या कहा जाता है? ओपेरान। यानी कि ओपेरान बराबर रेगुलेटर जीन प्लस प्रमोटर जीन प्लस ऑपरेटर जीन प्लस संरचनात्मक जीन, तो ओपेरान हो जाता है। जैकब और मोनॉड ने ओपेरान मॉडल प्रस्तुत किया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जैव प्रबलीकरण से क्या तात्पर्य है। हालांकि ये इस समय कोर्स में नहीं है, लेकिन चूंकि पेपर में दे रखा, आपको छोटी सी परिभाषा बता देते हैं जल्दी से। जैव प्रबलीकरण 2 का अंगा है। उन्नत खाद्य गुणवत्ता रखने वाली फसलों में पादप प्रजनन को जैव प्रबलीकरण कहा जाता है। 3 का पहला है, इंटरफेरान क्या है, प्रतिरक्षी अनुक्रिया में इनका क्या महत्व है। आइए इसको समझाते हैं। उत्तर संख्या 3 डालेंगे और 3 का डाल देंगे। जहां पर 2 समाप्त होगा वहां पर एक लाइन खींच देना है। फिर डालेंगे उत्तर संख्या 3 और 3 का। तो इंटरफेरान हेडिंग डाल लेंगे। वायरसों द्वारा संक्रमित कोशिकाएं एक विशेष एंटीवायरल प्रोटीन का निर्माण करती हैं जिसे इंटरफेरान कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये वायरस से संक्रमित कोशिकाएं हैं, तो क्या करती हैं कि ये कोशिकाएं एक विशेष एंटीवायरल प्रोटीन का निर्माण करती हैं, एंटीवायरल प्रोटीन बनाती हैं और इसी प्रोटीन को ऊतक द्रव में इकट्ठा करती हैं। इसी प्रोटीन को क्या कहा जाता है? इंटरफेरान कहा जाता है। और इंटरफेरान स्वस्थ पोषक कोशिकाओं को वायरल संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में अगर कोई वायरस आता है तो उससे एंटीवायरल प्रोटीन बचाती है। इसीलिए कहा गया कि इंटरफेरान स्वस्थ पोषक कोशिकाओं से वायरल संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इंटरफेरान की खोज आइजैक तथा लिंडेमैन नामक विषाणु वैज्ञानिकों ने सन 1957 में की थी। खोज किसने की? तो आइजैक और लिंडेमैन ने की। कब की? तो 1957 में की, विषाणु वैज्ञानिकों ने की थी।
तो इंटरफेरॉन का कैंसर तथा हिपेटाइटिस बी व सी के उपचार में प्रयोग किया जाता है। जो इंटरफेरॉन है इसका उपयोग कहाँ होता है? कैंसर में, हिपेटाइटिस बी में, हिपेटाइटिस सी के उपचार में प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है RH कारक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। RH कारक पर टिप्पणी लिखना है। आइए देखते हैं। तो यहाँ डालेंगे उत्तर संख्या 3 का खा, यहाँ भी 3 का खा डालेंगे। RH कारक यह एक तरीके की प्रोटीन है। जो RH कारक है एक तरीके की प्रोटीन है जो RBC की सतह पर पाई जाती है। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इन रेड ब्लड सेल्स की सतह पर पाई जाती है। क्या? RH कारक पाया जाता है, एक प्रोटीन होती है। यदि आपके रुधिर में RH कारक है तो आपका रुधिर RH पॉजिटिव होगा। यानी आपके ब्लड में, आपके रुधिर में RH कारक है, RH फैक्टर है, तो आपका रुधिर RH पॉजिटिव होगा। और यदि आपके ब्लड में या रुधिर में RH नहीं है तो आपका रुधिर RH नेगेटिव होगा। और इसी आधार पर किसी व्यक्ति का रक्त या रुधिर पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। जैसे आप RH पॉजिटिव हैं तो आपका ब्लड ग्रुप है A, तो आपका A+ हो जाएगा। और अगर आप RH नेगेटिव हैं और आपका ब्लड ग्रुप है A, तो आपका A नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव रुधिर वर्ग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कोडिंग तथा नॉन कोडिंग DNA पर टिप्पणी लिखिए। आइए इसको समझा देते हैं। देखिए उत्तर संख्या 3 का गा यहाँ भी डाल देंगे। कोडिंग तथा नॉन कोडिंग DNA। कोडिंग DNA में क्या है? कोडिंग DNA सिस्ट्रांस प्रदर्शित करते हैं। ये निष्क्रिय DNA अनुक्रमों के बीच बीच में स्थित होते हैं, यानी ये सक्रिय DNA होते हैं, जबकि नॉन कोडिंग DNA अक्रिय DNA होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में DNA का अधिकांश भाग इनका RNA में अनुरेखित नहीं होता है, अतः वह अनुवांशिकी व कोशिका कार्यकी में भाग नहीं लेता है। इसीलिए इसे अक्रिय DNA अथवा नॉन कोडिंग DNA कहा जाता है। मतलब यह अनुवांशिकी या कोशिका कार्यकी में भाग लेता है, इसलिए यह सक्रिय DNA है, लेकिन यह अनुवांशिकी व कोशिका कार्यकी में भाग नहीं लेता है, इसलिए यह अक्रिय DNA है या निष्क्रिय DNA है। इसीलिए इसे नॉन कोडिंग DNA कहा जाता है और इसे कोडिंग DNA कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है लिंग निर्धारण क्या है? पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को समझाइए। चलिए इसको देख लेते हैं। उत्तर संख्या 3 का घा डालेंगे और हेडिंग डालेंगे लिंग निर्धारण, और यहाँ भी 3 का घा डालेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे लिंग निर्धारण। तो कुछ को छोड़कर लगभग सभी जंतुओं में नर व मादा जननांग अलग अलग पाए जाते हैं। यानी कुछ जंतुओं को छोड़ करके लगभग में सभी जंतुओं में नर अलग होता है और मादा अलग होता है, यानी नर और मादा जननांग अलग अलग पाए जाते हैं। मतलब जंतुओं को उनके लिंग के आधार पर पहचाना जाता है। अतः किसी जीव में यौन विशेषताओं के विकास को निर्धारित करने का सिस्टम लिंग निर्धारण कहलाता है। कोई भी जीव है उसमें यौन विशेषताओं के विकास को निर्धारित करने का जो सिस्टम है, जो तंत्र है, उसे ही लिंग निर्धारण कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को समझाइए। तो देखिए 3 का घा है पक्षियों में लिंग निर्धारण। अब देखिए यहाँ नर लिखेंगे, यहाँ मादा लिखेंगे। नर ZZ था, मादा WZ था। इसके युग्मक निकालेंगे। ये जो युग्मक हैं, Z इधर निकाल लिया, इसका इधर युग्मक, W युग्मक इधर, Z युग्मक इधर। अब क्रॉस करवाया, देखिए तो क्रॉस करवाने पर यहाँ WZ मादा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ क्रॉस करवाया तो ZZ आएगा, इससे इसका क्रॉस करवाया तो WZ आएगा, इससे इसका क्रॉस करवाया तो ZZ आएगा। जहाँ जहाँ पर W आया है वो मादा शिशु पक्षी हैं, जहां जहां पर केवल ZZ आया है वो नर शिशु पक्षी हैं। इसको और अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए आप हमारे चैनल से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। देखिए 50% मादा शिशु पक्षी और 50% नर शिशु पक्षी इसमें आएंगे। तो देखिए मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को नर इधर मैंने लिख लिया है, नर को ड्रोन कहते हैं, मादा इधर, इधर रानी लिखी गई है। ये N है, ये 2N होता है। इसके युग्मक अगर निकालेंगे तो N और इसके युग्मक निकालेंगे तो NN, 2N था तो NN आ जाएगा। अब देखिए ये युग्मक निकल गए हैं।
ये मान लेते हैं कि अनिषेचित अंडा है और ये निषेचित अंडा है, क्योंकि जो रानी मक्खी होती है वो दो तरीके के अंडे देती है, निषेचित अंडे और अनिषेचित अंडे। इसका और इसका क्रॉस करवाया तो यहाँ 2n आया, इसका मतलब ये मादा आई, और ये अनिषेचित अंडे से ड्रोन बनता है, n बनता है। अब इसको क्या करेंगे कि देखो जो मादा है इसमें मादाएं शाही भोजन जिनको मिला वो रानी बन जाती हैं, मादा को जिसको शाही भोजन मिला वो रानी बन गई, और जिसको शाही भोजन नहीं मिला वो श्रमिक मक्खी बन जाती है। इस तरह से लिंग निर्धारण होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 3 का अंगा है, उल्ब वेधन पर टिप्पणी कीजिए, इसे प्रतिबंधित क्यों किया गया है। उल्ब वेधन पर टिप्पणी लिखना है, यानी एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी लिखना है। आइए समझा देते हैं। उत्तर संख्या 3 का अंगा, और 3 का अंगा यहां भी डालेंगे उल्ब वेधन। जन्म से पूर्व गर्भ के रोग निदान को उल्ब वेधन अथवा एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। जन्म से पूर्व यानी जन्म से पहले ही गर्भ के रोग निदान को उल्ब वेधन, यानी गर्भ से ही रोग निदान हो जाए, अनुवांशिक बीमारी का निदान हो जाए, उसे ही उल्ब वेधन या एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। गर्भ एमनियोटिक द्रव में तैरता है, जैसे ये एमनियोटिक द्रव है और इसमें गर्भ तैरता रहता है, तो गर्भ एमनियोटिक द्रव में तैरता रहता है। इसी द्रव द्वारा अपसामान्यताओं का अध्ययन करके उनका निदान किया जाता है। इसी द्रव को इंजेक्शन सुई से निकाल लेते हैं और फिर उसका अध्ययन करते हैं कि कौन सी अनुवांशिक बीमारी बच्चे को होने वाली है या हो जाएगी। और इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया, कहा गया था ताकि गर्भ को गिराया न जाए, भ्रूण लिंग की जांच न की जाए, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया का ब्लास्टुला निर्माण तक वर्णन कीजिए। आइए इसको समझा देते हैं। देखिए भ्रूणीय विकास को समझने के लिए पहले स्त्री जनन तंत्र को बना लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर अंडाशय बना दिया है हमने, और इसको झालर के माध्यम से दिखा दिया है। यहाँ भी झालर दिखा दिया है। अब जैसे यहाँ पर अंडा आया और इधर से शुक्राणु आ रहे हैं, शुक्राणु के द्वारा निषेचन हो गया। जब निषेचन होता है तो यहाँ पर क्या हुआ, निषेचन हो गया। निषेचन के बाद में क्या बना, जाइगोट बनता है या युग्मनज बनता है, और जाइगोट बनने के बाद में विदलन शुरू होता है, विदलन क्लीवेज शुरू हो जाता है। और जब विदलन में क्या होता है कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं। विदलन के बाद में मोरुला बनता है, 8 कोश की अवस्था, मोरुला का निर्माण होता है, और मोरुला के बाद में यहां तक आते आते ये ब्लास्टुला बन जाता है, ब्लास्टुला स्टेज, और फिर भ्रूण इसमें गर्भाशय की दीवार में धंस जाता है। इस तरह से 9 माह के बाद बच्चा जन्म लेता है। तो इस पर फुल डिटेल के लिए आप हमारे चैनल से जाकर के वीडियो देखिए, पूरा एक वीडियो पड़ा हुआ, उसी में सब कुछ समझाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 का खा, त्रिसंलयन क्या है, यह कहां और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई के नाम बताइए। आइए इसको समझा देते हैं। त्रिसंलयन क्या है, इसको समझाने के लिए बीजांड के भ्रूण कोष को यहाँ बना लेते हैं। ये प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं थी या प्रतिमुख कोशिकाएं हैं, और यहाँ पर द्विध्रुवीय केंद्रक है या द्विगुणित केंद्रक भी आप कह सकते हो, द्विगुणित केंद्रक है। और यहाँ पर देखिए ये सहायक कोशिकाएं हैं, दोनों सहायक कोशिकाएं हैं दोनों, और यहां पर अंड कोशिका है, अंड कोशिका है। अब जब यहां पर पराग नलिका आ रही है इधर से, तो पराग नलिका में ये नर युग्मक है, दोनों नर युग्मक। तो इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से, नर युग्मक क्या करता है, पहला वाला अंड कोशिका से संलयित होता है, अंड से संलयित होता है, तो निषेचन हो जाता है। इसे सत्य निषेचन कहा जाता है। एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयित हुआ तो सत्य निषेचन हुआ, फिर दूसरा वाला जाकर के द्विगुणित केंद्रक से संलयित होता है, तो इसे त्रिसंलयन कहते हैं। यानी कि 3 केंद्रकों का मिलन हुआ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, त्रिसंलयन। एक ही भ्रूणकोश में 3 केंद्रक आपस में मिल रहे हैं, इसलिए इसे त्रिसंलयन कहते हैं। और चूंकि एक ही भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन हुआ, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहा जाता है। क्वेश्चन पर आते हैं।
4 का गा, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए युग्मक की शुद्धता की व्याख्या कीजिए। एक संकरण का प्रयोग करते हुए युग्मकों की शुद्धता यानी पृथक्करण का नियम बताना है। तो इसमें मेंडल ने किया क्या था कि शुद्ध लंबे पौधे लिए, इधर शुद्ध बौने पौधे लिए, शुद्ध लंबे पौधे लिए, इधर शुद्ध बौने पौधे लिए थे, दोनों के बीच क्रॉस कराया था। तो क्रॉस कराने पर यहां पर संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, संकर लंबे पौधे F1 पीढ़ी में, और ये P1 पीढ़ी थी। अब इन्होंने क्या किया कि यहां पर स्वपरागण कराया, स्वपरागण कराया, और स्वपरागण कराने पर इन्हें शुद्ध लंबे, संकर लंबे और शुद्ध बौने पौधों का अनुपात 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होता है। ये जीनोटाइप अनुपात था, जीनोटाइप। जबकि फिनोटाइप अनुपात अगर देखा जाए तो 3 लंबे पौधे थे और 1 बौना पौधा था, 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। तो यही पृथक्करण का नियम है, और एक संकर संकरण में यही मेंडल ने बताया था कि जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो पहली पीढ़ी में संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, सभी संकर लंबे पौधे, और फिर उनके बीच में स्वपरागण कराया जाता है। तो दूसरी पीढ़ी में F2 पीढ़ी में जो लंबे और संकर लंबे तथा बौने पौधे का अनुपात है वो 1:2:1 का अनुपात है जीनोटाइप, और फिनोटाइप का अनुपात 3:1 का अनुपात होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है चौथे का घा, डीएनए अंगुली छापी पर टिप्पणी लिखिए। तो डीएनए खंडों का आणविक कैंची से, डीएनए खंडों को लिख लीजिए, डीएनए खंडों को आणविक कैंची से कट करके डीएनए खंडों की मैचिंग करना, मैचिंग द्वारा लिख लीजिए, मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना ही डीएनए अंगुली छापी या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। डीएनए खंडों को आणविक कैंची से कट करके डीएनए खंडों की मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापी कहलाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 का आनुवांशिक कोड पर टिप्पणी लिखिए। आइए इसको समझा देते हैं। उत्तर संख्या 5 डालेंगे, 5 का यहां डालेंगे, आनुवांशिक कोड यहां लिखेंगे डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणुओं के लिए संदेश निहित होता है आनुवांशिक कोड अथवा जेनेटिक कोड कहलाता है। आनुवांशिक कोड की परिभाषा क्या होगी? डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणुओं के लिए संदेश निहित होता है आनुवांशिक कोड अथवा जेनेटिक कोड कहलाता है। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो आनुवांशिक कोड कामा विहीन होते हैं, एक विशिष्ट कोडान सदैव एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करता है, एयूजी प्रारंभिक कोडान के अतिरिक्त अमीनो अम्ल मेथियोनिन को कोडित करता है, तो ये प्रारंभिक कोडान हो जाएगा। एयूजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएए, यूएजी, यूजीए ये 3 समापन कोडान होते हैं, अलग से भी इस पर प्रश्न बनता है। ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करते हैं बल्कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। आइए इसको समझा देते हैं। क्रॉसिंग ओवर समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच होने वाले पारस्परिक आदान प्रदान की क्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनकी प्रत्येक जोड़ी की जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं उनके बीच में होने वाले पारस्परिक आदान प्रदान को, सिस्टर क्रोमैटिड देखिए ये हैं, इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड कहा जाता है। तो इनके बीच होने वाले पारस्परिक आदान प्रदान की क्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है, या हिंदी में इसे जीन विनिमय कहा जाता है। और कोशिका विभाजन की पैचिटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर अथवा जीन विनिमय होता है। कब होता है? तो पैचिटीन अवस्था में होता है। जीन विनिमय के परिणाम स्वरूप नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच
क्वाज़मेटा बनते हैं और मॉर्गन ने इसे प्रतिपादित किया, जैसे ड्रोसोफिला में पुनर्योजन और मक्का में पुनः संयोजन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 5 का गा है, मृतपोषी परजीवी तथा सहजीवी पादपों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मृतपोषी ऐसे पादप जो मृत व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं, उन्हें मृतपोषी कहा जाता है। जो मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं उन्हें मृतपोषी कहते हैं, जैसे कवक। परजीवी क्या है? तो परजीवी ऐसे पादप जो किसी दूसरे जीवधारी पर उगते हैं, दूसरे जीवधारी पर उगे वहीं से भोजन ले तो उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी कहा जाता है, जैसे अमरवेल वगैरह है। और सहजीवी ऐसे पादप जो साथ साथ जीते हैं, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें सहजीवी कहा जाता है। अगला है, बायोस्फीयर रिजर्व पर नोट लिखिए। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे आरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें, या ऐसे जंगली क्षेत्र हैं जहां पर पौधे व जंतुओं को संरक्षण प्राप्त है, पौधे व जंतुओं को संरक्षण दिया गया है, उन्हें ही बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। इस पर फुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को देख सकते हैं। फिर अगला है, जेनेटिक विविधता तथा जाति विविधता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जेनेटिक विविधता का मतलब यह होता है कि आनुवंशिक विविधता जो होती है उसे ही जेनेटिक विविधता कहते हैं। जैसे हमारे देश में जो धान है, धान की कई सारी जातियां हैं, तो उन जातियों में सब अलग अलग तरीके के होते हैं, तो ये क्या हुआ? जेनेटिक विविधता हो गई, अलग अलग जीन्स के आधार पर हैं। जबकि जो जाति विविधता है, जैसे पश्चिमी घाट पर मिलने वाले उभयचर जंतु की जो जातियां होती हैं पूर्वी घाटों की तुलना में अधिक होती हैं, तो ये जाति विविधता हो जाएगी। फिर अगला है, वनस्पति समूहों को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। वनस्पति समूह को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? आपको बता दें कि प्रकाश प्रभावित करता है, प्रकाश, ताप प्रभावित करता है, वर्षा प्रभावित करती है, जल प्रभावित करता है, ऐसे ही ऊंचाई प्रभावित करती है और ढलान प्रभावित करती है। तो बहुत सारे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। फिर अगला है, जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? स्पष्ट कीजिए। जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरता को बढ़ाएंगे, आइए यहां पर समझा देते हैं। देखिए, ऐसे जीव जिनसे मृदा की पोषक गुणवत्ता में वृद्धि होती है उन्हें जैव उर्वरक कहा जाता है। ऐसे जीवधारी जिनसे मृदा की पोषक गुणवत्ता में वृद्धि हो उन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। अर्थात जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। सूक्ष्म जीवों की वजह से मृदा की पोषक गुणवत्ता बढ़ती है और जैव उर्वरक के प्रमुख स्रोत जीवाणु, कवक, नीलहरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया आदि होते हैं। लेग्यूमिनस पादप की जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु सहजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसी प्रकार एजोटोबैक्टर जीवाणु मृदा से मुक्त रूप में मिलते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ऐसे ही धान के खेतों में जो साइनोबैक्टीरिया होती है ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। इस प्रकार ये सभी मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाकर भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन बैंक का जैव विविधता बनाए रखने में क्या महत्व है, वर्णन कीजिए। आपको बता दें, जो जीन बैंक है, जीन बैंकों में आनुवांशिक पदार्थ को सुरक्षित रखा जाता है। जीन बैंक में क्या करते हैं? आनुवांशिक पदार्थ को सुरक्षित रखते हैं। आप कोई वो जैसे जीव खत्म हो गया तो उसका आनुवांशिक पदार्थ सुरक्षित था तो वो फिर से बन जाएगा, इसलिए ये महत्व है इसका। जैसे पौधों के बीज सुरक्षित रखे जाते हैं, ऊतक सुरक्षित रखे जाते हैं, कोशिकाएं सुरक्षित रखी जाती हैं। तो इस पर फुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को देख लीजिए। फिर अगला है, जीनी अभियांत्रिकी क्या है? तो आनुवांशिक पदार्थ की संरचना में आवश्यकतानुसार फेरबदल को ही जीनी अभियांत्रिकी कहा जाता है। आनुवांशिक पदार्थ की संरचना में आवश्यकतानुसार फेरबदल ही जीनी अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। और पुनर्योगट डीएनए तकनीक इंसुलिन वाला हमारे चैनल से वीडियो को देख लीजिए। फिर अगला है, प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो रोगों से लड़ने की क्षमता ही प्रतिरक्षा कहलाती है। जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसे ही प्रतिरक्षा कहा जाता है और इस पर फुल जानकारी आप हमारे चैनल से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। फिर अगला है, प्राणियों में लिंग निर्धारण। तो XY है
तो ये मनुष्य में लिंग निर्धारण है। ZW है तो ये पक्षी में लिंग निर्धारण है। टर्नर सिंड्रोम है, इनके बारे में बताना है तो आप जाकर के चैनल से वीडियो को देख लीजिए। फिर अगला है जैव विविधता संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। तो इस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य और अंतर्जातीय स्पर्धा पर टिप्पणी लिखना है, चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। फिर अगला है डीएनए अणु का द्विगुणन किस प्रकार होता है, बहुत ही सरल भाषा में समझाया है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जरूर आएगा पेपर में। इसको तैयार कर लीजिए, हमारे चैनल से तुरंत समझ में आ जाएगा और दूसरे को भी आप पढ़ा लेंगे, इतना आसानी से समझाया गया है। तो जाकर के देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लीजिए और समझ लीजिए। आशा है आपको पूरा पेपर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।